नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो एग्जाम के लिए जो सीरीज चल रही थी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लेकर, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था। तो आज हम देखेंगे कि राजस्थान की जनजातियों की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, और फिर देखेंगे कौन से जिले में कितनी जनसंख्या है, और राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों के लिए जो अधिनियम बनाया गया था 1976 में, उसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं, जिनकी जनसंख्या क्या है और क्या क्या है उनकी रीति रिवाज है, वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिलकर जो जनजातीय विकास एवं कार्यक्रम योजनाएं चला रही हैं, उन सभी को हम एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत जो जनजातियों की जनसंख्या है वो कितनी है। तो देखिए, जो जनजातियों की आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है, वो है 92.38 लाख, और जो कुल जनसंख्या है राजस्थान की उसका कितना प्रतिशत है, वो है 13.5%। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जनजातियों का कुल जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है, वो जो है 13.5% यानी 13.5%। उसके बाद हम देखें कि जो हमारी जनजातियों की जनसंख्या है वो प्रतिशत के हिसाब से देखें कि कुल प्रतिशत के हिसाब से देश भर में कौन सा स्थान है, तो है 13वां स्थान। जबकि हम बात करें कि जनसंख्या के आधार पर कि राजस्थान के अंदर जो जितनी जनसंख्या है 92.38 लाख, वो किस आधार पर देश में कौन से स्थान पर है, तो वो है चौथे स्थान पर। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का जनजातियों के मामले में चौथा स्थान है, जबकि प्रतिशत की बात करेंगे तो 13वां स्थान आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जनजातियों की जनसंख्या के बाद जो 10 की वृद्धि दर है 1991 से 2001 के बीच वो कितनी रही थी। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो राजस्थान की जनजातियों का जो 10 की वृद्धि दर है वो 30.2% रहा था। और इसके बाद आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो राजस्थान का जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी थी, वो थी 21.3 राजस्थान की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है। जबकि हम बात करेंगे कि जो जनजातियों के अंतर्गत जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी रही थी, वो रही थी 30.2%। उसके बाद हम बात करेंगे कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जनजातियों के मामले में किस जिले की रही थी, तो वो है नागौर जिला, जिसकी 10 की वृद्धि दर कितनी थी, 60.4%। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर की बात करें जो नेगेटिव है यानी ऋणात्मक है एकदम, तो वो है -8.6%। जब आपको पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या व न्यूनतम 10 की वृद्धि दर जनजातियों के मामले में कौन सा जिला रहा है, तो वो है श्री गंगानगर, -8.6%। और वैसे भी हम जनसंख्या के अंतर्गत देखें तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है वो भी गंगानगर की ही है। उसके बाद बात करते हैं कि जनजातियों का लिंगानुपात है वो कितना है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में जनजातियों का लिंगानुपात है वो कितना है, 948। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात की बात करें तो वो है 928, यानी जो जनजातियों का लिंगानुपात है वो राजस्थान का जो कुल लिंगानुपात है 928 उससे अधिक है। जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, 948। उसके बाद हम सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात की बात करें तो वो किस जिले का है, डूंगरपुर का है, यानी कितना है वो 1000। और राजस्थान में कुल लिंगानुपात के अंतर्गत सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो जिला भी डूंगरपुर है, और राजस्थान के लिंगानुपात में सर्वाधिक डूंगरपुर जिले का स्थान है वो कितना है, 994। जबकि हम जनजातियों में बात करें कि जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, वो है डूंगरपुर का 1000। और जनजातियों में न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर का है 843 सॉरी, जबकि 846 है वो है राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर ही है, 846। और जनजातियों के अंदर बात करें तो धौलपुर का कितना आएगा, 843। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि जनजाति प्रतिशत के अनुसार कौन से जिले टॉप पर हैं, यानी किन किन जिलों में जनजातियां हैं वो सर्वाधिक पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान के वे जिले जिनमें 51 से 80% तक यानी जो भी जनसंख्या है वो जनजातियों की है, तो वो कौन कौन से जिले हैं। टॉप पर आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंतर्गत 76.4% है वो जनजातियां निवास करती हैं। डूंगरपुर में 70.8 है, और प्रतापगढ़ में 63.4, यानी ये 3 जिले से हैं जिनमें जनजातियों की संख्या है वो कुल जनसंख्या के 51 से 80% तक है।
उसके बाद राजस्थान के वे जिले जिनमें जनजातियों का प्रतिशत 26 से 50% तक है, वो कौन कौन से जिले हैं देखिए। तो उदयपुर के अंतर्गत 49.7% जनजातियां हैं, सिरोही के अंतर्गत 28.2% हैं और दौसा में लगभग 26.5% है वो जनजातियां निवास करती हैं। तो आपको ये 3 जिले हैं वो जरूर ध्यान में रखने हैं। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें क्या है कि 51 से 80% तक जनसंख्या है वो किन की है, आदिवासियों की है। तो कौन कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा जिनमें लगभग 76% हो गया, डूंगरपुर में 70% हो गए और प्रतापगढ़ में 63% जनसंख्या है वो जनजातियों की निवास करती है। उसके बाद 20 से 25% वाले जिले भी आप देख सकते हैं कि बूंदी हो गया, करौली हो गया, सवाईमाधोपुर हो गया। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें 20 से 25% जनसंख्या है वो आदिवासियों की है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 1976 में एक्ट बनाया गया था, जो किस नाम से जाना जाता है, जो नाम उसका नाम है कि राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां 1976 एक्ट है। उसके अंतर्गत राजस्थान की 12 जनजातियों को शामिल किया गया है। तो वो कौन सी जनजातियां हैं देख लीजिए। तो पहले स्थान पर है भील, फिर मीणा, फिर डामोर, फिर धनका जिनको तरुड़ी या दंतौरिया भी बोलते हैं। उसके बाद ग्रासिया हो गया, कतौड़ी हो गई, कोंकणा या कोंकणी हो गई, फिर उसके बाद कोली, ढोर, टोके, कोलसा, कोला ये हो गए। फिर उसके बाद भील, मीणा हो गई और फिर उसके बाद नायकड़ा या फिर नायका नायका हो गई, फिर पटेलिया हो गई और शहरी हो गई। तो ये टोटल 12 जनजातियां हैं जो किस एक्ट में हैं, राजस्थान के अनुसूचित जनजातियां एक्ट 1976 के अंतर्गत शामिल की हैं। वो कितनी जनजातियां हैं, वो हैं 12। अब हम एक एक करके सभी राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे। बीच में मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि जो एसटी जो जनजातियां हैं उनके लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान लोकसभा के अंतर्गत राजस्थान से कितने सीटों के लिए आरक्षित हैं, तो 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। जबकि विधानसभा की बात करें हम तो विधानसभा के अंतर्गत इनकी 25 सीटें हैं वो आरक्षित हैं। तो ये भी आप डाटा ध्यान में रखेंगे कि आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत कितनी सीटें एसटी के लिए प्रावधानित हैं, तो वो हैं 3 और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं वो एसटी जनसंख्या के लिए यानी एसटी सीटों के लिए निर्धारित की गई हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रमुख जो जनजाति हैं राजस्थान के अंतर्गत वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीणा जनजाति के बारे में। तो मीणा जनजाति से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम बात करें कि मीणा जनजाति है वो राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है। कौन सी, मीणा। और सर्वाधिक मीणा है वो जयपुर में निवास करते हैं। जयपुर के बाद दौसा हो गया, सवाईमाधोपुर हो गई, अलवर, टोंक, भरतपुर, इन जिलों में मीणा सर्वाधिक पाए जाते हैं और सर्वाधिक मीणा है वो जयपुर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। और राजस्थान की जो भी कुल जनजाति है उसका लगभग 47% है वो कौन सी जनजाति है, वो है मीणा जनजाति। और इनकी उत्पत्ति है वो मत्स्य अवतार विष्णु के प्रथम अवतार से मानी जाती है। किनकी, मीणाओं की। और इनका संगठन यानी इनका परिवार है वो कैसा परिवार होता है, वो पितृसत्तात्मक परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। और पुराने जमाने में इनमें विवाह से जो अलग रीति रिवाज थे वो भी प्रचलित थे, जैसे गंधर्व विवाह हो गया वगैरह वगैरह, ये मीणा जनजाति में प्रचलित है। लेकिन वर्तमान में ये जो और समाज में जिस प्रकार की शादी होती है उसी प्रकार से अभी मीणाओं में शादी होती है। अब देखिए विवाह से संबंधित एक जो रीति रिवाज है मोरी मांडना विवाह में प्रचलित माना जाता है ये। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मोरी मांडना किनसे संबंधित है, तो मोरनी मांडना है वो मीणाओं से संबंधित एक विवाह का प्रचलित प्रकार है। इसके बाद देखिए इनमें 4 प्रकार की पंचायतें पाई जाती हैं। ये 5 नहीं है, यहाँ पे 4 है। 4 प्रकार की पंचायतें हैं वो इनमें पाई जाती हैं। ग्राम पंचायत हो गई, गोत्र पंचायत हो गई, 84 पंचायत हो गई और ये चौखंडलानी ये क्षेत्रीय पंचायत हो गई। इनमें 84 पंचायत है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके बाद इनका पहनावा देखिए, पुरुष हैं वो धोती कमीज पहनते हैं, सिर पर साफा बांधते हैं, जबकि महिलाएं हैं वो घाघरा, कांचली और ओढ़नी पहनती हैं। इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनकी मुख्य अर्थव्यवस्था है वो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया था, इसके बाद वनोत्पाद और मजदूरी इनकी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हम इनके नृत्यों की बात करें तो नृत्य इनमें कौन कौन से गए, निजा नृत्य जो होली के दूसरे दिन किया जाता है और झगड़ा राशि प्रथा भी इनमें पाई जाती है। अब हम मीणाओं से संबंधित और डाटा की बात करें तो इनका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं, इनका जो मुखिया होता है मीणाओं का उसको हम पटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेल। ये भी काफी बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि मीणाओं के मुखियाओं को क्या बोलते हैं, तो इनके मुखियाओं को पटेल कहा जाता है। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि इनके प्रमुख देवता हैं जो कौन से हैं, वो हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा जिनको गौतमेश्वर भी बोला जाता है, भूरिया बाबा।
जिनको गौतमेश्वर भी बोला जाता है। और ये मीणा जाति के क्या हैं, ये कुल देवता हैं। मीणा जाति के कुल देवता की बात करेंगे तो वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे भूरिया बाबा। तो ये जो भी डाटा थी मीणा जाति से संबंधित वो हमने देख लिए। अब हम अगली जो जनजाति है भील जनजाति, उसके बारे में बात करेंगे। तो भीलों की बात करें तो ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी, भील जनजाति। और ये जो कुल जनजाति प्रतिशत है उसका 44% है, वो कौन सी जनजाति का है, वो भील है। फिर उसके बाद हम देखें कि इनका निवास स्थान कहाँ पे है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गई, जबकि ये सर्वाधिक डूंगरपुर में बांसवाड़ा में निवास करते हैं। कौन सी जनजाति, भील जनजाति। और इनको कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने वन पुत्र की संज्ञा दी थी। तो आपको पूछ ले कि भीलों को वन पुत्र किसने कहा था, तो वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा था। और ये स्वयं को क्या मानते हैं, महादेव का पुत्र मानते हैं, यानी स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। और ये भील शब्द है, ये द्रविड़ भाषा की व्हील शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। तो इसका अर्थ क्या होगा, तीर कमान चलाने वाला भील का अर्थ होता है। और इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो इनका परिवार है वो पितृस्थात्मक होता है। एकांकी परिवार सबसे अधिक है, वो इनमें प्रचलित है। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा है वो भीली हो गई और वागड़ी है, इनकी ये भाषाएं हैं। और इनका जो घर होता है इसको टापरा या कू बोलते हैं। तो इनके घर को क्या बोलते हैं, इनको घर को कू बोलते हैं। कू इसके इनको घर, इनके जो घर होते हैं इनको हम कू या टापरा बोलते हैं। उसके बाद हम इनका जो छोटा गांव होता है उसको फला बोलते हैं, और जो बड़ा गांव होता है उसको पाल बोलते हैं। यानी अनेक फलों का समूह हो जाएगा, फलों का समूह वो क्या है, पाल होगा। और जबकि इनका जो छोटा गांव है उसको फला बोलते हैं। जब भीलों के मुखिया की बात करें तो इनका मुखिया है वो गमेती कहलाता है, इसको पालवी या फिर पालवी वाल बोलते हैं। तो मीणाओं का मुखिया के हमने देखा था कि मीणाओं का मुखिया कौन होता है, पटेल होता है। और भीलों के मुखिया की बात करें तो वो होता है गमेती। तो आप इन्हें याद रखेंगे कि मीणा पटेल, भील, गमेती, इसे 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे कि मीणा पटेल, भील, गमेती। अब हम इनकी वेशभूषा की बात करें तो पोत्या है वो पुरुषों का एक सापा होता है जिसको पोत्या बोलते हैं। और एक पुरुषों की तंग धोती होती है उसको क्या बोलते हैं, डेपड़ा बोलते हैं। और उसके अलावा केतु या कछाबू, ये भील महिलाओं का एक जो घाघरा होता है उसको कछाबू या फिर केतु बोलते हैं। इनके नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया, गेर नृत्य हो गया, निजन नृत्य हो गया, घूमरा हो गया, ये अति इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा युद्ध हो गया, फिर इसके अलावा अतिमना हो गया। ये क्या है, इनके नृत्य हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि ये केतु अच्छा वो महिलाओं का घाघरा है। इसके अलावा ये महिलाओं की ओढ़नी भी काफी प्रसिद्ध है, तारा बांध की ओढ़नी हो गई, केरी बांध की ओढ़नी हो गई। ये आदिवासी भील महिलाएं हैं, ये इनके वस्त्र हैं। आप अभी मैंने आपको एक शब्द बोला था हाथी वेंडो, तो ये हाथी वेंडो क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाथी वेंडो, तो हाथी वेंडो है ये क्या है कि एक विवाह से संबंधित प्रथा है। किससे संबंधित प्रथा है ये भीलों के अंतर्गत विवाह से संबंधित प्रथा है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक वर्ष को, एक पेड़ को साक्षी माना जाता है। क्या माना जाता है, पेड़ या एक वृक्ष को साक्षी मानकर उसके समक्ष फेरे लिए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाथी वेंडो, जो एक विवाह से संबंधित प्रचलित प्रथा है जिनमें पेड़ को साक्षी मानकर एक वर और वधू होते हैं वो फेरे लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए ये अतिवेडो विवाह है तो ये मैंने आपको बता दिया है अतिवेडो। फिर छेड़ा फाड़ना है वो भीलों के अंतर्गत एक प्रचलित प्रथा है जो तलाक से संबंधित है, जिसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। इनका आर्थिक जीवन देखिए वो कृषि, पशुपालन, शिकार एवं वनोत्पाद पर निर्भर है। इसके बाद देखिए जी ये जो पहाड़ी ढालों पर जो कृषि करते हैं उसको चिमाता बोलते हैं, जबकि मैदानी भागों पर जो कृषि की जाती है उसको दजिया बोलते हैं। तो पहाड़ी ढालों पर कौन सी है, चिमाता, और जो दजिया है वो मैदानी भागों पर की जाती है। इसके अलावा जो भीलों से संबंधित और फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक इनका जो लोकगीत है वो बता देता हूँ। लोकगीत है इनका सूंटिया, जो आदिवासी महिलाएं हैं वो गाती हैं, सूंटिया हो गया। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे हम सीडो, जो युगल गीत है जिसमें भील पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर गाती हैं, वो कौन सा गीत है, हम सीडो होगा। और इसके अलावा इनका एक रण उद्घोष है जिसको फायरे फायरे बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि फायरे फायरे क्या है, ये एक भीलों का रण उद्घोष है जिसको फायरे फायरे बोलते हैं। इसके अलावा टोटम एक चिन्ह होता है, टोटम चिन्ह होता है जिसको ये भील हैं वो क्या मानते हैं,
इनको अपना लोक देवता मानते हैं। तो टोटम जब पूछे कि भीलों से संबंधित टोटम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे भील इनको अपना लोक देवता मानते हैं, किसको, टोटम को। इसके बाद आपको मैं इनकी लोक देवी भी बता देता हूँ, वो है आमजा माता या फिर केलड़ा माता। आमजा या फिर केलड़ा माता। केलड़ा माता ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। ये क्या है, इनको भील है वो अपनी कुल देवी मानते हैं। तो आपको भीलों की कुल देवी पूछे तो वो होगी आमजा या फिर केलड़ा माता, और भीलों के कुल देवता की बात करें तो वो होगा टोटम। इसके बाद हम बात करें बरहाड़ी क्या है, ये भी भीलों से संबंधित है। तो बरहाड़ी क्या है कि भील लोग हैं वो विवाह के अवसर पर दीवार के ऊपर एक लोक देवी का चित्र बनाते हैं। ये भी एक लोक देवी है जिनके चित्र हैं वो विवाह के ऊपर दीवार के ऊपर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बराड़ी बोलते हैं। तो इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि आपको पूछ ले कभी परीक्षा वाला कि जो उंद्रिय पंथ है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो उंद्रिय पंथ है वो भीलों से संबंधित है। किन से संबंधित है, भीलों से संबंधित है उंद्रिय पंथ। ये काफी बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि उंद्रिय पंथ का संबंध है वो किस जनजाति से है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उंद्रिय पंथ का संबंध है वो भील जनजाति से है। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ग्राह्य जनजाति की। ग्राह्य से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो ग्राह्य जनजाति है वो क्या है कि ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की। और इनका निवास स्थान की बात करें तो सिरोही का बुरुड़ हो गया और पिंडवाड़ा तहसील हो गई सिरोही। इसके बाद उदयपुर और पाली के अंतर्गत एक बाली तहसील है, बाली तहसील है, वहाँ पे निवास करते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो गए, ये ग्राह्य जनजाति का निवास स्थल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम भीलों के विभाजन की बात करें तो भीलों के अंतर्गत दो प्रकार से इनका विभाजन है। एक हो गई भील ग्राह्य जो भीलों से संबंधित है, और एक होते हैं गमेती ग्राह्य जो स्वयं को राजपूतों से संबंधित है वो मानते हैं। इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो एकांकी परिवार होता है इनका। साथ ही इनका जो सामाजिक स्तर है वो सामाजिक स्तर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें मोटी नीत हो गई, नन की नीत हो गई और निचली नीत हो गई। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद हम बात करें कि भीलों का जो ग्राह्यों का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सैलोत। मैंने आपको तीन मुखिया बताए हैं। पहला कौन सा था, मीणाओं का, मीणा पटेल हो गया, फिर भील गमेती हो गया। मैंने आपको बोला था कि आप इनको दोहराते रहें, मीणा पटेल, भील गमेती और ग्राह्य सैलोत, ग्राह्यों का सैलोत हो गया। इसके अलावा ग्राह्यों के अंतर्गत मृत्यु भोज की प्रथा भी प्रचलित है, जिसको क्या नाम से जानते हैं, जिसको कांदिया के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख मेलों की बात करें तो एक मेला है मनखारो मेला जो गौतमेश्वर जी का मेला लगता है, वो किन से संबंधित है, वो ग्राह्यों से संबंधित है मनखारो मेलो। वो एक है चित्र विचित्र मेला, वो भी ग्राह्यों का ये प्रसिद्ध मेला है। इसके बाद हम बात करें कि ग्राह्यों के अंतर्गत जो विवाह की जो प्रचलित प्रथाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो देखिए जैसे मोरबंदिया हो गया, ताड़ना हो गया, पहरावना हो गया, ये ग्राह्यों के अंदर विवाह से संबंधित जो भी विवाह प्रथाएं हैं वो हैं कौन कौन सी, देखिए काफी बार एग्जाम में आती है। मोरबंदिया हो गया, ताड़ना हो गया और पहरावना हो गया, ये ग्राह्यों की विवाह प्रथाएं हैं। इसके बाद हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, शिकार हो गया, लकड़ी काटना हो गया, ये इनकी आर्थिक जीवन से संबंधित है। इसके बाद हम देखें हरी भरी कृषि जो ग्राह्यों के द्वारा की जाती है उसको हरी बावरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरी बावरी। हरी बावरी कृषि का संबंध किससे संबंधित है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हरी बावरी कृषि का संबंध किससे है, तो ग्राह्यों से हरी बावरी कृषि का है वो संबंध है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि जो इनका घर होता है, इनके घर को क्या बोलते हैं, इनके घर को घेर बोलते हैं, जबकि भीलों के घर को हु बोलते हैं। जबकि इनके गांव को क्या बोलते हैं, इनके गांव को बोलते हैं फालिया। क्या बोलते हैं, फालिया। और भीलों के घर को हमने देखा था कि छोटा घर होता है वो, छोटा गांव होता है उसको क्या बोलते हैं, फला, और बड़ा गांव होता है उसको पाल बोलते हैं। इसके अलावा इनका मुख्य हमने देख लिया कि इनका जो मुख्य होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सैलोत। इनका मुख्य क्या कहलाता है, इनका मुख्य होता है वो सैलोत कहलाता है। और इनका जो समुदाय, ये तो पंचायत का मुख्य होता है जिसको सैलोत बोलते हैं, जबकि इनकी जो समुदाय होता है पूरा जो ग्राह्य समुदाय है उसके मुखिया को ये पटेली बोलते हैं। और वैसे जो मुख्य होता है पटेल किनका है, ये मीणाओं का है। इसके अलावा ग्राह्यों से संबंधित आप एक संस्था है जो एक सहकारी संस्था है जो ग्राह्यों के विकास के लिए कार्य करती है, वो है हेदरू संस्था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हेदरू संस्था का संबंध किस जनजाति से है, तो वो है ग्राह्य जनजाति। और ये क्या क्या कार्य करती है, ये ग्राह्य जनजाति के विकास के लिए कार्य करती है और ये एक सहकारी संस्था है।
इसके बाद बात करें कि हुर्र एक एक वर्ड है जो किससे संबंधित है, ये ग्रासियों से संबंधित है। ये क्या होता है, ये मृत्यु जो जो ग्रासीय लोग हैं ये मृत्यु स्मारक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हुर्रे। तो हुर्रे का मतलब क्या है, ये एक मृत्यु का ऊपर बनाया जाने वाला स्मारक है। और हरी भरी कृषि मैंने बताई थी कि हरी भरी कृषि है वो किससे संबंधित है, वो ग्रासियों से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने ग्रासीय जनजाति से जो भी फैक्ट हैं वो हमने देख लिए। हम अब आगे बात करेंगे शहरिया जनजाति के बारे में। तो देखिए ये शहरिया जो जनजाति है ये सबसे पिछड़ी और आदिम जो केंद्र सरकार की आदिम जनजाति समूह में शामिल एकमात्र जनजाति है, वो कौन सी है, शहरिया जनजाति है। और ये कहाँ पे निवास करती है, ये बारां जिले की किशनगंज व साहबा तहसील के अंतर्गत निवास करती है। उसके बाद ये दो आप छोड़ सकते हैं, ये देख लीजिए, ये इनकी जो छोटी बस्ती होती है उसको शहराना बोलते हैं और इनके गांव को क्या बोला जाता है, शहरोल बोला जाता है, ये भी छोड़ सकते हैं। और इनका मुख्य होता है वो कोतवाल कहलाता है। तो मैंने एक बार मैं आपको मुख्य बता देता हूँ सभी के। तो मीणा का मुख्य हमने देखा था पटेल, फिर उसके बाद भील का हमने देखा था गमेती, भील का हमने देखा गमेती। फिर उसके बाद हमने देखा था ग्रासिया, तो ग्रासिया का क्या था, ग्रासिया का था सैलोत, सैलोत। और अब हमने देखा है कि जो शहरिया जनजाति है इनका मुख्य क्या होता है, कोतवाल। अब देखिए आगे क्या है कि इनका जो निवास स्थल है उसको टोपा गोपना कोरवा बोलते हैं। ये जो पेड़ों पर मकान बनाते हैं इनको क्या बोलते हैं, टोपा गोपना कोरवा। तो आपको पूछ ले कि शहरियों के जो जो पेड़ों पर मकान बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टोपा गोपना कोरवा बोलते हैं। और इनके नृत्यों की बात करें तो शिकारी नृत्य हो गया, लैंगी नृत्य हो गया, इंद्रपुरी हो गया, सांग हो गया, और ये सभी क्या हैं, ये सभी शहरियों के नृत्य हैं। इसके बाद हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्थानांतरित कृषि करते हैं, तब पशुपालन करते हैं और ये वनोत्पाद पर निर्भर रहते हैं, कौन, शहरी जनजाति। और शहरी जनजाति से संबंधित एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं कि जो लाली मौर्य संस्कार है वो किन से संबंधित है, लाली मौर्य संस्कार है, लाली मौर्य जो संस्कार है विवाह से संबंधित है और शहरी जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, शहरी जनजाति से संबंधित है लाली मौर्य संस्कार। इसके अलावा इनका एक प्रसिद्ध मेले की बात करें तो वो है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला तो कहाँ पे लगता है, ये बारां के अंतर्गत लगता है सीताबाड़ी का मेला। और इसके अलावा ये कपिल धारा का मेला है, वो भी इनके लिए फेमस है। ये कहाँ पे लगता है, ये भी बारां में लगता है। ये मेला है कपिल धारा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कपिल धारा का मेला लगता है, ये भी बारां के अंतर्गत लगता है और ये शहरी जनजाति से संबंधित है। कपिल मुनि वाला बीकानेर में लगता है, जबकि ये कपिल धारा वाला मेला है ये बारां के अंतर्गत लगता है और ये शहरी जनजाति का मेला है। अब आगे हम बात करें डामोर जनजाति की। तो देखिए डामोर जनजाति का निवास स्थल देखते हैं तो डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील हो गई, जहाँ पे ये सर्वाधिक निवास करती है, कौन सी, डामोर जनजाति। उसके बाद हम बात करें उदयपुर हो गया, राजमंद हो गया। तो निवास स्थल इनका देख लिया हमने कि डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक, उसके बाद उदयपुर और राजमंद में भी ये निवास करते हैं। और इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो ये इनका की परिवार में ज्यादा लोग ये रहना पसंद करते हैं। और इनका जो मुखिया होता है वो होता है मुखी। इनका मुखिया जो होता है वो कहलाता है मुखिया, क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, डामोर मुखी। इस प्रकार से आप बोलेंगे दो चार बार डामोर मुखी, तो यानी डामोर का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, मुखिया। और ये लोग हैं जो बहुपत्नी विवाह करते हैं, यानी डामोर जनजाति में एक से अधिक विवाह है वो प्रचलित है, बहुपत्नी विवाह है वो प्रचलित है। इनके मेलों की बात करें तो वो होगा छाबड़ी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी, ये क्या है, इनके प्रसिद्ध मेले हैं। छिल्ला बाबू जी का मेला, ये छाबड़ी का मेला नहीं है। डामोर जनजाति के मेला में बता देता हूँ आपको, छिल्ला बाबू जी का मेला हो गया एक, तो छिल्ला बाबू जी का मेला, और दूसरा क्या है, ग्यारस की रेवाड़ी। ये दो मेले हैं जो किन से संबंधित हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, छिल्ला बाबू जी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी, ये डामोर जनजाति के मेले हैं। इसके बाद हम बात करें तो ये आप छोड़ दीजिए कि डामोर जनजाति के जो पुरुष हैं वो भी महिलाओं की तरह क्या है, गहने पहनते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी जनजाति के पुरुष हैं वो महिलाओं की तरह गहने भी पहनते हैं, तो वो कौन सी जनजाति है, डामोर जनजाति है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाधिक कहाँ पे निवास करते हैं, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत के अंतर्गत सर्वाधिक निवास करते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे कथोड़ी जनजाति के बारे में। तो कथोड़ी जनजाति का निवास स्थल देख लीजिए कि कथोड़ी जनजाति है वो उदयपुर की कोटड़ा, जाडौल, सराड़ा पंचायत समिति है, यहाँ पे सर्वाधिक निवास करती है कथोड़ी जनजाति। और इनकी जो उत्पत्ति है वो खेर वृक्ष से कत्था तैयार करने के कारण इनका नाम है कथोड़ी पड़ा है। यानी खेर वृक्ष से कत्था तैयार कौन सी जनजाति करती है, वो करती है कथोड़ी जनजाति। और ये दो प्रकार में विभाजित है, एक तो भील और एक भिलोरिया, ये कथोड़ियों के ये दो प्रकार हैं। इसके बाद कथोड़ी जनजाति के नृत्य की बात करें तो मावलिया नृत्य हो गया जो पुरुषों से संबंधित है, होली के ऊपर करते हैं। और एक होली नृत्य हो गया, ये भी महिलाएं करती हैं होली नृत्य। और इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो ये जंगली उत्पादों से निर्भर रहते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और ये पूरी तरह जंगल पर डिपेंड करते हैं। कौन सी? कथोड़ी जनजाति। अब हम आगे बात करेंगे कंजर जनजाति के बारे में। तो कंजर जनजाति के निवास स्थल के बारे में बात करें तो ये पूरा हाड़ौती क्षेत्र हो गया, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा अजमेर और अलवर दो जिले ऐसे हुए हैं जहाँ पे कंजर जाति है वो निवास करती है। और ये कंजर जनजाति है ये आपराधिक प्रवृत्ति के लिए फेमस है, यानी ये अपराध करने के लिए जानी जाती है कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति की एक विशेषता है कि ये आकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वो कौन सी जनजाति है? वो है कंजर जनजाति। और कंजर जनजाति कुलदेव की बात करें तो वो जोगनिया माता हो गई। वो माता कहाँ पे है? बूंदी की एक माता है कंजर जनजाति की ये लोक देवी है, यानी कुल देवी है, सॉरी कुल देवी है। कौन सी? जोगनिया माता। इसके बाद कंजर जनजाति के नृत्य की बात करें तो इनका चक्री नृत्य है वो कंजर जनजाति का फेमस है। अब हम देखेंगे सांसी जनजाति के बारे में। तो सांसी जनजाति का निवास क्षेत्र है यानी भरतपुर और अजमेर क्षेत्र है, यहाँ पे ये सर्वाधिक निवास करते हैं। उसके बाद सांसी जनजाति की दो जो उपजाति हैं बीजा और माला। तो आप कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीजा और माला का संबंध किस जनजाति से है, तो वो हो गई सांसी जनजाति। और इसके बाद में यहाँ पे ये विवाह, तो आप सांसी जनजाति के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो विधवा विवाह है वो प्रचलित नहीं है, यानी विधवा विवाह की जो प्रथा है वो सांसी जनजाति के अंतर्गत क्या है? प्रचलित है, वो नहीं है। और इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो जंगली जानवरों का शिकार करना और छोटे हस्तशिल्प बनाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कुकड़ी की रस्म है ये किससे संबंधित है, तो ये सांसी जनजाति से संबंधित है। कौन सी रस्म है ये? कुकड़ी की रस्म। तो कुकड़ी की रस्म वो सांसी जनजाति से संबंधित है। इस प्रकार से हमने राजस्थान की जो भी प्रमुख जनजाति हैं उनको देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि जो सरकार हैं वो जनजातीय विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम और कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं। तो एक बार हम योजनाओं को देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं पहले देख लीजिए। एक होगी TSP जनजातीय उप योजना जो 1974-75 से चलाई जा रही है। इसके बाद हम बात करें माडा संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1978-79 से चलाया जा रहा है। उसके बाद माडा क्लस्टर 1986 से चलाई जा रही है। उसके बाद SDP सेक्टर विकास कार्यक्रम 1977-78 से चलाया जा रहा है। उसके बाद TADP जनजाति विकास कार्यक्रम ये भी 1979 से चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये सभी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की हैं। उसके बाद राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना हो गई, अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो गया, एकलव्य योजना हो गई, और ये माँ बड़ी योजना है, माँ बड़ी योजना ये भी राज्य सरकार चला रही है। इसके बाद हम शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो जनजातीय आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं और एक जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल भी बनाया गया है। और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ये भी बांसवाड़ा के अंतर्गत बनाया गया है जो 2 फरवरी 2021 के अंतर्गत बनाया गया था। तो अब हम एक एक योजना को डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनजातीय उप योजना क्षेत्र TSP, फिर केंद्र सरकार की योजनाएं देखेंगे, फिर राज्य सरकार की, फिर माडा क्या है, माडा क्लस्टर क्या है, और जनजातीय विकास से संबंधित और कौन कौन सी योजनाएं और संस्थाएं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जनजातीय उप योजना क्षेत्र है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो जनजातीय उप योजना क्षेत्र है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1974-75 के अंतर्गत हुई थी। जो 5 वर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत इसको चलाया गया था कि इसको जनजातीय उप योजना क्षेत्र को। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो जनजातियां हैं उनका आर्थिक स्थिति सुधार करना था, उनको क्षेत्रीय विकास में आगे बढ़ाना।
और ये किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है और ये राजस्थान के 8 जिलों के संपूर्ण क्षेत्रों में चलाई जा रही है। यानी 8 जिले हैं जो पूरे के पूरे इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से देख लीजिए कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हैं, इनका पूरा क्षेत्र है। जबकि आंशिक क्षेत्र हैं जो जनजातियों से संबंधित हैं, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़, पाली। यानी 8 जिलों में ये चलाई जा रही है, जिनमें 3 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पूरे हैं, जबकि 5 जिले कौन कौन से? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली हैं, जिनका आंशिक क्षेत्र है वो इस योजना के अंतर्गत आता है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र TSP एरिया के अंतर्गत आता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974-75 के अंतर्गत 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार कार्यक्रम पेस एक्ट के तहत चलाया गया है और जो केंद्र सरकार की योजना है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम माडा वो चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार का है। शहरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार का। एकलव्य योजना और रुख बायला कार्यक्रम है, ये सभी जनजातियों से संबंधित योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार है वो चला रही है। अब देखिए कि जो राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं वो राज्य सरकारें चला रही हैं। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 के अंतर्गत हुई थी, ये राज्य सरकार ने की थी। और अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का मतलब है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना, सामाजिक सुधार करना, उनकी संस्कृति और उनका बौद्धिक विकास है वो करना। और इसके अलावा राज्य सरकार की कथोड़ी विकास योजना भी है, शहरी समग्र विकास योजना भी है और केशव बाड़ी योजना भी है और माँ बाड़ी योजना है। ये सभी राज्य सरकार की योजनाएं हैं। अब हम देखते हैं कि ये माडा है वो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी माडा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1978-79 में हुई थी। और माडा है वो क्या है? यानी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? देखिए ये जो माडा है ये जिले में एक इकाई उपखंड बनाया जाता है जिसकी जनसंख्या 10,000 या उससे अधिक हो, और जो 10,000 या उससे अधिक जनसंख्या है उसमें कम से कम 50% या उससे अधिक ST जनसंख्या हो तो उसे माडा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यानी माडा क्या है? इसको समझिए कि ये है कि जिले के अंतर्गत एक उपखंड बनाया जाएगा और उपखंड की जनसंख्या है वो 10,000 या उससे अधिक होगी, और जो 10,000 या उससे अधिक जनसंख्या है उसके अंतर्गत यानी 50% या उससे अधिक जनसंख्या है वो ST की होगी तो उसे माडा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और इस माडा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जनजातियों का जीवन स्तर उन्नत करना, उनकी गरीबी हटाना, बेरोजगारी दूर करना तथा उन्हें स्वरोजगार व शिक्षा को बढ़ावा देना। और ये केंद्र सरकार की योजना है। तो आप माडा के अंतर्गत ध्यान रखेंगे कि ये 1978-79 में चलाई गई थी और एक उपखंड बनाया जाएगा जिले के अंतर्गत जिसकी जनसंख्या 10,000 होगी या उससे अधिक होगी, और उस 10,000 जनसंख्या में से 50% या उससे अधिक ST जनसंख्या होगी तो उसे माडा पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत है वो शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है कि जनजातियों का जीवन स्तर उन्नत करना, उनकी गरीबी और बेरोजगारी को हटाना, उन्हें स्वरोजगार देना और उनकी शिक्षा को बढ़ाना। और ये केंद्र सरकार की योजना है। अब हम बात करेंगे माडा क्लस्टर की। तो माडा क्लस्टर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ये माडा का ही एक छोटा रूप है। तो आप ध्यान रखें कि माडा क्लस्टर के अंतर्गत क्या है, ये एक क्षेत्र बनाया जाएगा जिसकी जनसंख्या क्या होगी? 5,000 या उससे अधिक होगी, लेकिन जो ST जनसंख्या है वो उसके अंतर्गत 50% या उससे अधिक जनसंख्या होगी तो उसे माडा क्लस्टर के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और वर्तमान के अंतर्गत है, वर्तमान में क्या है कि 8 जिलों में 11 माडा क्लस्टर है वो बनाए गए हैं। कितने? 8 जिलों में 11 माडा क्लस्टर बनाए गए हैं और इनका उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र का समग्र विकास है वो करना है। कृषि में भी उनको आगे बढ़ाना, बागवानी में भी उनको आगे बढ़ाना और कुओं को गहरा करना, ये माडा क्लस्टर के अंतर्गत है। और हमने ऊपर देखा था कि जो माडा कार्यक्रम है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये माडा कार्यक्रम है ये 18 जिलों के अंतर्गत 44 खंडों को, लघु खंडों को इसमें शामिल किया है। ये जो माडा वाला प्रोग्राम है ये कितने जिलों में? 18 जिलों के 44 खंडों के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत 3586 गांवों को शामिल किया गया है माडा पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। जबकि जो माडा क्लस्टर है इसके अंतर्गत क्या है कि 8 जिलों में 11 माडा क्लस्टर है वो बनाए गए हैं। अब आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि जनजातीय विकास की अन्य योजना है वो कौन कौन सी हैं। तो एक है जनजातीय विकास कार्यक्रम जिसको TADP बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। और जनजातीय विकास कार्यक्रम इसका है, इसका पूरा नाम है बिखरी जनजातीय विकास कार्यक्रम। बिखरी जनजातीय विकास कार्यक्रम
इससे पहले बिखरी भी लगेगा। तो आप ध्यान रखेंगे बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में। जो टीएसपी माडा क्लस्टर हो गए और शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त जो भी क्षेत्र बन गए, यानी जो क्षेत्र टीएसपी माडा और माडा क्लस्टर योजना है उनके अंतर्गत नहीं आए, उन क्षेत्रों के अलावा जो भी अतिरिक्त क्षेत्र बन गए, यानी ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3 जिलों को छोड़कर 30 जिलों में जो बिखरी हुई जनजाति है उनके लिए ये योजना चलाई गई थी, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान धरती आबा परियोजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2024 से और इसका आधार है वो पीएम जनमन योजना की सफलता को इसका आधार माना गया था और इससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ है वो मिलेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक बुनियादी ढांचे में आदिवासियों के सुधार करना। इसके बाद हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसका पूर्ण नाम है राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसके अंतर्गत क्या है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत क्या है कि ये जो सोसाइटी है ये उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत है। और इसने क्या किया है कि 20 मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले हैं तथा एक डे बोर्डिंग स्कूल है वो भी खोला है। किसने? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये सोसाइटी कहाँ पर है? ये उदयपुर के अंतर्गत है और इसने 20 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और साथ में एक डे बोर्डिंग स्कूल है उसका संचालन है वो करती है। फिर लास्ट में देखिए जनजाति प्रतिभा सामर्थ्य योजना। ये क्या है कि जनजाति प्रतिभा सामर्थ्य योजना है, ये अनुप्रति के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अनुप्रति के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो SC ST के जो प्रतिभा है जो उनके लिए चलाई गई है अनुप्रति योजना। तो SC ST OBC BPL सामान्य जाति के जो भी अभ्यर्थी हैं अगर वो यूपीएससी पास करते हैं तो उन्हें 1 लाख तक का पुरस्कार दिया जाएगा और सरकारी सेवा में उत्तीर्ण होने पर उनमें जो यूपीएससी और राजस्थान के अंतर्गत है राजस्थान की प्रशासनिक सेवा RS को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें जो प्री परीक्षा है उसे पास कर लेंगे तो उन्हें 1 लाख का पुरस्कार, साथ में क्या है सरकारी सेवा में उत्तीर्ण होने पर सफलता सहायता है वो दी जाती है यूपीएससी और RS के अंतर्गत। और जो 1 लाख की राशि है वो आगे की परीक्षा के लिए तैयारी हेतु दी जाती है। तो मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ कि जो यूपीएससी परीक्षा है अगर उसे ये पास करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और जो RS की परीक्षा है ये अगर इसे पास करते हैं तो इसमें इसको इन जो भी छात्र हैं इनको 50,000 की सुविधा है वो मिलती है, ताकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रावधान किया गया है ताकि RS और जो यूपीएससी परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंस की तैयारी करें, साथ में ये इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकें, इसके लिए ये सहायता दी जा रही है। अब हम आगे और जो भी संस्थाएं हैं वो भी देख लेते हैं। आदिवासी से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो एक है जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जो 1975 में बनाया गया था। इसके बाद जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ जिसको ट्राइबल वेलफेयर सेल बोलते हैं, जिसका गठन है वो 2011 में किया गया था। इसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंतर्गत है। और जो जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ है इसका कार्य क्या है कि जनजाति उप योजना का जो बजट जारी किया जाता है उसका विश्लेषण करना तथा उसकी वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करना। तो आप ध्यान रखेंगे कि जनजातियों के लिए जो भी बजट तैयार किया वो बजट पेश किया जाता है उसका विश्लेषण कौन करेगा? जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ यानी ट्राइबल वेलफेयर सेल है जिसका गठन 2011 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। ये उस बजट का विश्लेषण करेंगे और उसकी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अगली योजना है माँ बड़ी योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है तो उन स्कूलों उस क्षेत्रों में जो माँ बड़ी योजना है इसके अंतर्गत क्या है कि माँ बड़ी सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे क्या है कि 6 से 12 वर्ष के जो भी बालक बालिका हैं उनके अध्यापन की व्यवस्था की गई है माँ बड़ी योजना के अंतर्गत। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और एक बालक बालिकाओं के लिए हॉकी अकेडमी बनाई गई है उदयपुर के अंतर्गत। कब बनाई गई थी? ये अगस्त 2021 के अंतर्गत बनाई गई थी। और बालिक बालिकाओं को हॉकी अकेडमी के अंतर्गत जो बालिकाओं के लिए छात्रावास है उसकी भी सुविधा की गई है जिसमें 40 छात्रा हैं वो निवास कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की जो भी जनजातियां थी और जो भी उनकी अर्थव्यवस्था थी, जो भी उनसे संबंधित योजनाएं थी, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद सभी दोस्तों का।